राधे राधे दोस्तों, स्वागत है स्टोरी मग की एक और नई दिल छू लेने वाली कहानी में। आज की ये रोचक कहानी है ऐसे चार लोगों की जो कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, पर वक्त ने उन्हें इस तरह मिलाया कि अब गांव वाले उन्हें चार भाई कहकर पुकारते थे। और उनके नाम थे भीमा, गोरा, बल्लू और जोगी। आज तो ये गांव के सीधे सादे मेहनती लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने 20-25 साल पहले इनका अतीत देखा होता तो शायद पहचान ही नहीं पाता। हकीकत यह है कि एक जमाने में इन सब के नाम पुलिस थानों में दर्ज थे, वो भी चोर की पहचान के साथ। हाँ, वही चोर जो रात के अंधेरे में दरवाजे खिड़की तोड़ते या नकब लगाते और सामान पर हाथ साफ करते, फिर गायब हो जाते थे। पर जिंदगी कब सीधी रेखा की तरह चलने लगती है पता ही नहीं चलता। किस्मत ने इन्हें अलग अलग रास्तों से भटकाते हुए एक ही जगह ला छोड़ा था। अपने प्यारे देश के इस छोटे से गांव में यहां पर आकर किसी ने खेतों में काम शुरू किया, किसी ने मजदूरी, और धीरे धीरे इन्होंने गांव के किनारे अपनी झोपड़ियां बना लीं। चारों की झोपड़ियां एक गोल घेरे में थीं और बीच में था एक छोटा सा मैदान जो कि एक आंगननुमा लगता था, जहां गर्मियों की रातों में ये खुले आसमान के नीचे लेटकर तारों से बातें करते और सर्दियों में आग जलाकर बैठ जाते उन भूली बिसरी यादों के साथ। दिन में तो सभी अपने अपने खेतों में काम करते, पसीना बहाते, और रात को अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ भूली बिसरी, थोड़ी डरावनी, थोड़ी मजेदार कहानियां किस्से सुनाते। चारों अब एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे कि अब एक दूसरे के बिना किसी का मन न लगता था। गांव के लड़के उन्हें चार भाई कहने लगे थे, लेकिन इन चारों के बीच एक अनकहा समझौता भी था। वह था उनका अतीत अब सिर्फ उनके बीच की बात थी। गांव में किसी को इस बात की हवा तक नहीं थी कि ये लोग कभी बहुत बड़े चोर हुआ करते थे। बरसों पहले उन्होंने अपने कसम खाई कि अब जिंदगी सिर्फ मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलेगी, और वो अपनी बात पर अडिग भी रहे। इनमें सबसे उम्र दराज था जोगी। सब उसे जोगी भाई कहते थे। दिन भर की थकान के बाद जब ये सब अपनी झोपड़ियों के सामने बैठते तो किस्सों की महफिल जमती। एक रात जब चंद्रमा की दूधिया रोशनी पूरे गांव में फैली हुई थी, भीमा ने अपने कान में माचिस की तीली डालते हुए कहा, भाई, चोरी चकारी की बातें तो हम रोज सुनाते हैं, लेकिन मेरा मन आज कुछ और जानना चाहता है। बताओ ना, तुम लोगों ने आखिर चोरी छोड़ी क्यों? और अगर पुलिस या जेल के डर से छोड़ी तो फिर शुरू ही क्यों की थी? चलो नाए, आज कोई एक तो बताए कि उस मोड़ पर दिल क्यों बदला, कब आंखों में वो पछतावे की इच्छा आई जो सब कुछ बदल गई। जोगी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए भीमा की ओर देखा और बोला, ठीक है भाई, आज मैं अपनी कहानी सुनाता हूं, फिर तुम कभी अपनी बताना। हाँ, ये बात तो पक्की है। बल्लू, जोगी और गोरा तीनों ने एक साथ हामी भरी, जैसे सालों से यह सवाल उनके दिल में था, लेकिन किसी ने कभी जुबान पर नहीं लाया था। जोगी ने हां में सिर हिलाते बोला, तो चलो, आज तुम ही शुरुआत करो। भीमा ने हल्की मुस्कान के साथ बीड़ी का एक गहरा कश लगाया। चांद की चमकती रात में उसका धुआं धीरे धीरे हवा में घुल रहा था, जैसे कोई पुरानी याद सामने आने वाली हो। भीमा की आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। भाई लोग, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब हम चोरी करते थे तो वाकई बहुत बड़ा काम होता था, और ये चोरी करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। उस जमाने में चोरी करने में बहुत दिमाग लगता था, हिम्मत भी, और एक अजीब सी खुशी भी होती थी। अब देखो ना, आजकल के लड़के बिना सोचे समझे किसी भी बंद घर में घुस जाते हैं। ना किसी का डर, ना कोई चालाकी, जैसे तैसे बस ताला तोड़ा और चल दिए अंदर। अब तो कुछ लोग तो चाबियों के गुच्छे लेकर घूमते हैं, जैसे चोरी नहीं कोई गेम खेल रहे हो। मेहनत तो बचपन में सीखी थी, पर उस वक्त जो जी तोड़ मेहनत होती थी। जोगी ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रहा है तू। आजकल के लोग तो चोरों का नाम ही खराब कर रहे हैं। आखिर चोरी करना भी एक कला है। अब तो झपटमार होते हैं, वो चोर थोड़ी होते हैं। भीमा ने एक गहरी सांस भरी, जैसे उसके अंदर कोई भूली बिसरी रात फिर से जिंदा हो गई हो। मैंने चोरी तो की, पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखा, कभी किसी सूने घर में हाथ नहीं डाला। जब तक घर में लोग ना हो तब तक चोरी में वो मजा ही नहीं आता था। असली मजा तो तब था जब घर वाले सामने होते, नींद में करवट बदल रहे होते, और हम बिल्लियों की तरह दबे पांव अंदर घुसते।
वो पुराने हुनर से छतों से कूदना, पतली दीवारों पर बिल्कुल गिरगिट की तरह बैलेंस बनाकर चलना और फिर चूहे की तरह बिना कोई आवाज किए पूरा घर स्कैन करना, किस कमरे में क्या रखा है, कौन सी अलमारी में असली चीजें छुपी हैं, ये सब हम एक ही नजर में पकड़ लेते थे। भीमा की आंखों में जैसे उस जमाने का अंधेरा दोबारा झलक आया हो। और हां, सबसे मजेदार होता था सही टाइम पर हाथ साफ करना, बिना किसी को जगा के, बिना किसी शोर के। सच कहूं तो उस टाइम सोए हुए लोगों के दिल की धड़कनें जैसे कानों में सुनाई देती थीं। और जब काम पूरा हो जाता तो खुद को सुपर हीरो समझते थे। भाई, उस फीलिंग को समझना आसान नहीं है। और ताले तोड़ने वाले आजकल के लड़के उस खामोश सर्जरी जैसी चोरी का मतलब कभी समझ ही नहीं सकते। भीमा ने बीड़ी का एक गहरा कश लिया। धुआं ठंडी हवा में मिल गया। उसकी आंखों में जैसे कोई पुराना सीन चलने लगा हो। भाई, अगर किसी दिन चोर को नगब लगानी पड़ जाए, मतलब पकड़ा जाए, तो मानो सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। इसलिए हमारी हर चोरी सिर्फ चोरी नहीं, एक प्लानिंग होती थी। एक आर्ट, दीवार चाहे कितनी भी मोटी हो, चाहे उसमें कितना भी मजबूत मसाला लगा हो, हम ऐसी सेंध लगाते थे कि सुबह जब लोग देखते थे तो सोच में पड़ जाते थे, अरे इतने छोटे से छेद में से कैसे अंदर घुस गया। मेरी चालाकी तो इतनी थी कि लोग मुझे बिल्ली कहते थे। एकदम आसानी से अंदर घुसने वाला चोर। बल्लू ने हंसते हुए टोका। भाई, कहीं तुम चोरी सिखाने का स्कूल तो नहीं खोलने वाले थे? भीमा हंस पड़ा, लेकिन बात को वहीं से आगे बढ़ाते हुए कहा, तो हुआ यूं कि एक बार मेरे साथी ने खबर दी कि पास के गांव में एक अमीर आदमी के पुराने घर में बहुत माल है। हम दोनों शाम होते होते वहां पहुंच गए। वो घर थोड़ा टूटा फूटा था, लेकिन जिस कमरे की पिछली दीवार उसने दिखाई, वही असली निशाना था। घर का कीमती सामान वहीं रखा जाता था। हमने दीवार को अच्छे से चेक किया। वो पक्की ईंटों वाली दीवार थी। कोई झोल नहीं था, लेकिन हमारी नजरें तो इतनी भी पारखी नहीं थीं जितना हम अपने पर गर्व करते थे। हमने सेंध मारने की परफेक्ट जगह चुन ली और वहां 2-3 ईंटें निशान के तौर पर रख दी, ताकि रात के अंधेरे में भी रास्ता पहचान सकें। और फिर वो रात आई। उस रात ठंडक भी इतनी ज्यादा थी कि हाथ कांप रहे थे, पर चोर को सर्दी या गर्मी कहां रोक सकती है। हम चुपचाप झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठे इंतजार करने लगे। हर आवाज पर कान लगे थे। और जैसा कि तुम जानते ही हो, चोरी का सही टाइम तो वही होता है जब पूरा गांव नींद में डूब जाता है, जब बीमार आदमी तक खांस खांस कर थक जाते हैं और गहरी नींद में खो जाते हैं। तो हमने भी आधी रात के बाद अपना काम शुरू किया। दीवार उम्मीद से थोड़ी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इतनी नहीं कि मैं हार मान लूं। मेरी छेनी और हथौड़ी पर कपड़ा बंधा था ताकि उसकी चोट से आवाज ना हो। हर चोट एकदम धीमी पर सटीक और साइलेंट। एक एक ईंट उस दीवार से ऐसे निकल रही थी जैसे कोई सोना तराश रहा हो। मेरी छेनी की आवाज सुनार की हथौड़ी से भी धीमी होती थी। उस पल में मेरे लिए वो दीवार कोई रुकावट नहीं थी, बस एक दरवाजा थी जिसे खोलना मुझे अच्छे से आता था। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि जो भी सामान मिलेगा उसे इसी सुरंग के रास्ते से बाहर निकालना है, क्योंकि वो कमरा बस सामान रखने के लिए ही बना था और हमें पूरा भरोसा था कि बाहर जाने का रास्ता इसमें से नहीं होगा। इसी वजह से सेंध थोड़ी ज्यादा चैड़ी रखनी पड़ी। मैं अपने साथी को बार बार टोक रहा था, तुम्हारे हाथ धीमे चल रहे हैं यार, जल्दी करो, टाइम निकल रहा है। वैसे हम पहले से जानते थे कि पुरानी दीवारें मोटी होती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मोटी निकली। मैं लगातार हथौड़ी चलाता रहा। घंटों बीत गए। फिर अचानक साथी धीरे से फुसफुसाया, भीमा, हाथ तेज चलाओ भाई, बहुत टाइम हो गया, लेकिन दीवार का दूसरा सिरा अब तक नहीं मिला। हम दोनों हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई पुराना किला तोड़ रहे हों या किसी सदियों पुराने ईंट भट्ठे की खुदाई कर रहे हों। फिर भी काम रुका नहीं। मैंने सेंध में झुककर देखा। अब वो सुराख इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें से मैं सीधा होकर देख सकता था। मेरा साथी बोला, भाई, दीवार इतनी मोटी कैसे हो सकती है यार? मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी वो बोला, छोड़ो ना यार, लगता है गलत जगह खोद दी है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इतनी मेहनत के बाद छोड़ दूं, वो भी इतनी मेहनत करने के बाद? और फिर दोबारा लग गया काम पर। मगर अब जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। ईंटें अब छेनी हथौड़ी से नहीं, बस हाथ से कुरेदने से ही निकल रही थीं। मिट्टी भी ज्यादा आने लगी थी, जैसे दीवार अब खुद रास्ता दे रही हो।
और अचानक मिट्टी का रंग भी थोड़ा अलग लगने लगा, कुछ पुराना, कुछ सीलन भरा, जैसे कई सालों से किसी ने यहां हाथ न लगाया हो। जब बहुत देर बाद मैंने थोड़ा रुककर सांस ली और बाहर झांका तो देखा पूरब की तरफ आसमान में एक हल्की सी नीली गुलाबी रेखा खिंचने लगी थी। यानी रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और अब वक्त बहुत कम बचा था। अब तो आसमान में तारे भी धीरे धीरे फीके पड़ने लगे थे। उस नीले स्याह अंधेरे में हल्की सी भीमाई की परछाई उतरने लगी थी। मैं फिर से छेद में घुस गया, जैसे अब उस दीवार का दूसरा सिरा खोजना मेरी जिंदगी की जिद बन गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे चुपचाप चैलेंज कर रहा हो कि देख, तेरा हुनर यहां नहीं चलेगा। मैं लगातार खोदता रहा। पीछे मिट्टी का ढेर बढ़ता जा रहा था और भयंकर ठंड में भी पसीने की बूंदें अब गर्दन से नीचे बहती जा रही थीं। तभी पीछे से साथी की धीमी आवाज आई, बस करो भीमा, अब निकलते हैं यार, सूरज निकलने वाला है, गांव वाले उठ गए हैं, भैंसों को चारा देने लगे हैं, कहीं पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। मैं बाहर निकला तो दीवार के पास मिट्टी का एक बड़ा सा टीला हमारी मेहनत का मजाक उड़ाता सा दिख रहा था। हम दोनों के कपड़े गीले हो चुके थे, चेहरों पर थकान और मन में एक सवाल, ये कैसी दीवार थी यार, जिसका दूसरा सिरा जैसे बना ही नहीं था। भीमा की आवाज एकदम थम गई थी। बल्लू और फकीर बस उसकी शक्ल देख रहे थे और फिर फकीर ने पूछा, फिर क्या हुआ? भीमा ने गहरी सांस लेते हुए आगे बताया, उसके बाद मैंने फिर कभी चोरी नहीं की, बल्कि यह कहना सही होगा कि मैंने फिर कभी चोरी की कोशिश भी नहीं की। उस एक मामूली सी लगने वाली दीवार ने मेरी सारी चालाकी, सारा हुनर, मेरा घमंड, सब कुछ जमीन पर लापटका था। वो थमकर बोला, लेकिन तुम सोच रहे होगे कि आखिर वो दीवार थी कैसी? तो हां, थोड़ी बहुत छानबीन करने के बाद जो पता चला, और उसी ने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। जोगी अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। भीमा की आवाज में अब भारीपन था। मुझे लगने लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत बहुत पहले से हमें बेवकूफ बनाने के लिए तैयार बैठी थी, या फिर वो ऊपर वाला जिसने मुझे सबक सिखाने के लिए पहले से ही हर प्लान बना रखा था। बाद में जब थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की गई तो सच्चाई सामने आई और वो जानकर हम सब हैरान रह गए। असली बात यह थी कि जिस कमरे में हम सेंध लगा रहे थे वो कोई आम कमरा नहीं था। घर के बाकी सारे कमरे जमीन के लेवल पर बने थे, लेकिन जिस छोटे स्टोर रूम में हम घुसने की कोशिश कर रहे थे उसकी जमीन बाकी कमरों से करीब 3-4 फीट ऊपर थी। यानी अगर हम किसी और दीवार से घुसे होते तो कब के उस पार पहुंच भी जाते। मगर किस्मत देखो, हम उसी कमरे को खोद रहे थे जो जमीन से ऊंचा था, और ये ऊंचाई कोई सामान्य चीज नहीं थी। जब पूछा गया ऐसा क्यों, तो जो कहानी सामने आई वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। असल में 10-15 साल पहले तेज बारिश में उस कमरे की छत और दीवारें ढह गई थीं। घर वालों ने ऊपर से लकड़ियां, तख्ते, जो भी काम का सामान था वो तो हटा लिया, लेकिन नीचे पड़ा मलबा वहीं छोड़ दिया। और कुछ दिन बाद उसी मलबे पर नई दीवारें खड़ी कर दी गईं और फिर नई छत डाल दी गई। मतलब उस टूटे हुए मलबे ने उस कमरे की जमीन को बाकी घर से 2-3 फीट ऊंचा कर दिया था, और बस हम उसी ऊंचाई को ही पार करने में अपनी आधी जिंदगी गंवा रहे थे। मैं तो उस वक्त जैसे खुद अपने ऊपर ही हंस पड़ा, बोल पड़ा, भाई लगता है मैं कोई मोटा सा चूहा हूं जो अपने लिए बिल खोद रहा था, और उस बिल में भी सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी मिल रही थी। सबके चेहरों पर हंसी आ गई, लेकिन मेरे मन में एक भारीपन था, क्योंकि सच्चाई ये थी कि चाहे मैं पूरी जिंदगी भी वहां खोदता रहता, मैं उस कमरे में कभी पहुंच ही नहीं सकता था। वो 2-3 फीट की ऊंचाई, बस इतनी सी बात ने मेरे पूरे प्लान, मेरी सारी चालाकी को धूल मिट्टी में मिला दिया था। अब तो चारों दोस्त दिल खोलकर हंस रहे थे, जैसे सालों बाद कोई पुरानी याद ताजा हुई हो। बात अब एक और चोर के किस्से पर आ पहुंची थी। अगली सुबह से ही चारों दोस्त एक कोने में टिके बैठे थे, जब भीमा ने हंसते हुए कहा, चलो भाई, अब बताओ आज कौन अपना वादा पूरा करेगा? जोगी भाई, आज तुम्हारी बारी है। जोगी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बात सुनोगे तो शायद मजा ही ना आए। तभी जोगी बोला, अरे वाह, मजा क्यों नहीं आएगा भाई, मजा तो बस तेरी ही बातों में है। बाकी सब भी बोल पड़े, अगर आज तू भी टाल गया तो फिर हम भी नहीं सुनाएंगे। जोगी मुस्कुराया और बोला, ठीक है भाई,
सुनाता हूं। वैसे भी आज कुछ कहे बिना नींद नहीं आएगी। वो कुछ देर रुका, गला साफ किया, फिर धीरे से किस्सा शुरू किया। देखो यार, वही बात है। चोरी की आदत तो जैसे मुझसे खुद मिलने चली आती थी, मगर उस एक रात के बाद फिर कभी दिल ही नहीं किया कुछ चुराने का। अब ये नहीं पता कि उस रात किसने मुझ पर रहम किया, ऊपर वाले ने या उस घर वालों ने कोई चाल सोची थी। समझ नहीं आता कि वो कोई इत्तेफाक था या पहले से बिछाया गया जाल, मगर यकीन मानो ऐसा लगा जैसे मैं खुद किसी मकड़ी के जाल में फंस गया हूं। बाकी सब थोड़ा चौंक कर बोले, कौन थी वो बड़ी बात जोगी? जोगी ने गहरी सांस ली और बोला, सब बताता हूं भाई, सब बताता हूं। अब कितना पुराना किस्सा है ये तो ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन लगभग उतना ही पुराना है जितना भीमा का। उस वक्त मैं जवान था और जोश में रहता था, पर भीमा से अलग मैं कभी किसी को अपने साथ नहीं रखता था। मैं अकेला ही चोरी करने निकलता था और उसी गांव में रहता था। एक बार एक गांव में पहुंचा जहां एक बड़ा और बहुत ही पुराना हवेली नुमा घर था। उसके बारे में गांव में चर्चा थी कि कई लोग वहां हाथ मार चुके हैं, पर किसी को कुछ खास नहीं मिला। मैं भी बहुत दिनों से वहां हाथ आजमाने का सोच रहा था, लेकिन न जाने क्यों जैसे जैसे दिन बीतते गए एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती चली गई। जैसे कोई अंदर से आवाज दे रहा हो, जा जा चल, वही असली जगह है, तुम्हारी किस्मत वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे लगने लगा कि शायद कोई ताकत मुझे उस तरफ धकेल रही है, जैसे रबड़ी की खुशबू किसी बच्चे को खींचती है। वैसे ही वो हवेली मुझे बुला रही थी, धीरे धीरे, मजबूर करती हुई। उस बड़ी हवेली में चोरी करना जैसे मेरी जिद बन गई थी। खुद से एक चैलेंज ले लिया था मैंने, और इसी जिद में एक दिन मैंने हार मानने की बजाय चाल चल दी। वहां जाकर नौकरी कर ली। सोच लिया था कि पहले इस घर को अच्छे से समझूंगा, हर कोना, हर दरवाजा, हर दिनचर्या, ताकि सही मौका मिलते ही काम तमाम कर सकूं। लेकिन भाई, सच बताऊं तो जितने दिन मैंने उस घर में काम किया, एक दाना तक नहीं चुराया, दिल ही नहीं किया। ऐसा लगा जैसे ये घर मेरे प्लान को पहचान गया हो और अब वो मुझे खुद बदल रहा हो। हाँ, वो बड़ी बेटी यानी उस घर की मालकिन, एकदम परफेक्ट, सलीके वाली, इतनी सटीक कि उसकी नजरों से कुछ भी छिपाना नामुमकिन था। कितना भी कीमती सामान हो, वो बिना देखे बता सकती थी कि रखा कहां है। कई बार तो वो बस इस बात पर नाराज हो जाती कि पानी वाला लोटा उल्टे हाथ की ओर क्यों रखा गया, या चारपाई की चादर में हल्की सी सिलवट क्यों रह गई। पूरा घर ऐसा था जैसे हर चीज लाइन में खड़ी, हा, एकदम फौजी स्टाइल में। किसी कोने में जरा भी ऊंच नीच दिख जाए तो तूफान तय था। लेकिन उन दिनों में काम करते करते मैं इस घर के हर रुख को पढ़ने लगा था। समझ गया था कि अगर इस घर में वाकई कोई बड़ा खजाना है तो वो कहां छिपा हो सकता है। वो मकान पुराने जमाने का था, एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा, दीवारों में छिपी दीवारें, और फिर वो एक अंधेरी सी कोठरी। वहां कुछ ऐसा सामान रखा गया था जिसे घर में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। वो दरवाजा इतना भारी और पुराना कि जैसे किसी किले की दीवार हो, और उस पर लटका था एक बड़ा सा जंग लगा ताला, जो शायद बाबा आदम के जमाने का था। बाकी घर के ताले तो छोटे मोटे थे, जिनकी चाबियां तय जगहों पर रखी जाती थीं। कभी किले के नीचे तो कभी किसी पुरानी दीवार में ऐसे निशान बनाए गए थे जो दूर से ही साफ दिखाई देते थे। लेकिन इस कोठरी का ताला वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। उस अंधेरी कोठरी की चाबी कभी भी किसी और के पास नहीं होती थी, सिर्फ बड़ी बहन की कमर बंद में टंगी रहती थी। एक बड़ा सा गुच्छा जिसमें नई पुरानी, छोटी बड़ी, अलग अलग ढंग की चाबियां हर वक्त खनकती रहती थीं। वो गुच्छा ऐसा लगता था जैसे किसी भारी पुराने ताले का गहना हो। जैसे कुछ लोग अपने गले में बड़ा सा ताबीज लटकाते हैं, वैसे ही वो चाबी वाला गुच्छा हर वक्त उनके साथ लटकता रहता। जब भी वो उस कोठरी में जाती तो अंदर जाते ही पहले बड़े एहतियात से दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थीं। और मुझे पूरा भरोसा था कि बिना दीपक जलाए उस कोठरी में दिन में भी कुछ दिखाई नहीं देता होगा। उस कमरे की हवा भी कुछ अलग थी, जैसे किसी रहस्य से भरी हो। मैंने पूरे 24 महीने वहां काम किया और फिर एक दिन मैंने नौकरी छोड़ने के लिए बोल दिया। बड़ी बहन ने ईमानदारी से हर एक रुपया मेरे हाथ में गिन कर दिया और मैं वहां से चला आया, जैसे कोई चुपके से किसी कहानी से बाहर निकलता है।
जाते जाते मैं पीछे की गली से गुजरा और आंखों में वो जगह कैद कर ली जहां मुझे नकब लगानी थी, यानी दीवार में सेंध। फिर मैं करीब 6 महीने तक सही समय और सही रात का इंतजार करता रहा। और फिर एक गर्मी की रात, जब रातें खुद भी छोटी लगने लगती हैं, मैंने ठान लिया कि अब और इंतजार नहीं। करीब आधी रात के बाद मैं अपने प्लान पर काम करने लगा। कोई 1.5-2 घंटे लगे उस पुरानी दीवार में नकब लगाने में, और जैसे ही रास्ता खुला, मैं सांप की तरह फिसलता हुआ सीधा उस कोठरी में पहुंच गया। अंधेरा ऐसा था कि खुद की उंगलियां भी ना दिखें। माचिस जलाई तो सामने सरसों के तेल का पुराना सा दीपक रखा मिला। जलाया तो हल्की सी भीमाई फैल गई। जैसे ही वो हल्की सी भीमाई पूरे कमरे में फैली, मेरी आंखें कुछ पल के लिए खुली की खुली रह गईं। चारों तरफ चीजों का अंबार लगा था। छोटे बड़े बक्से, पोटलियां, कपड़े में बंधी गठरियां, लकड़ी की अलमारियां और पता नहीं क्या क्या। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाने का गोदाम हो। हर तरफ एक के ऊपर एक चीजें इतनी सलीके से जमाई गई थीं, मानो सालों से कोई उन्हें संभाल कर रखता आ रहा हो। अब सोचो ना, इतनी सारी चीजों में से सिर्फ 3-4 घंटे में मुझे वो एक चीज ढूंढनी थी जो मेरी किस्मत बदल दे। गर्मी में पसीना टपक रहा था और मैं तलाश में था किसी भारी भरकम चीज की। सोने के गहने, ढेर सारे कैश, कोई बड़ा हीरा या मोतियों का वो हार, ऐसा कुछ जिसे लेकर मैं सीधा शहर छोड़ सकूं और कहीं दूर जा सकूं। लेकिन यार, अगर मैं एक एक बक्सा खोलकर चेक करता तो ये काम करने के लिए कई दिन भी कम पड़ जाते। कुछ पल तो मैं वहीं खड़ा रह गया, जैसे मेरे अंदर की हिम्मत भी थम गई हो। पर तभी मेरे अंदर से जैसे किसी ने मुझे झकोर कर कहा, इतनी मेहनत के बाद पीछे हट गया तो खुद से ही धोखा होगा। बस उसी पल मैंने आंख बंद की और किस्मत के सहारे एक सबसे बड़े संदूक को चुन लिया। वही जो सबसे ऊपर था, सबसे भारी, और जिस पर सबसे पुराना और जंग लगा ताला लटक रहा था। उसके ऊपर और भी कई छोटे बड़े संदूक टिकाए हुए थे। धीरे धीरे, बिना आवाज किए, मैंने एक एक करके उन्हें नीचे उतारा ताकि ऊपर वाला संदूक खुल सके। फिर मैंने अपनी सारी पुरानी चाबियों, मुड़े तुड़े तारों और चोरी में काम आने वाली हर चीज को आजमाना शुरू किया, जिनसे पहले बड़े बड़े ताले टूटे थे। पर यह ताला कुछ और ही निकला, जैसे इसमें कोई जादू हो, कोई मंत्र, जो शायद सिर्फ बड़ी बहन को याद हो। कई मिनट बीत गए, पसीने से लथपथ था, पर हाथ नहीं रोका, और आखिरकार खटाक, ताले ने हार मान ली। वो पुराना भारी ताला खुल गया, और फिर वो भारी संदूक जैसे ही खुला, मुझे लगा मेरी जीत बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन जैसे ही ढक्कन ऊपर किया, मेरी उम्मीदों को झटका सा लगा। लोहे का वो पुराना ढांचा वक्त की मार से इतना जंग खा चुका था कि अंदर की हर चीज उसमें जैसे जमकर चिपक गई थी। और इससे मेरा शक और पक्का हो गया कि यह संदूक बहुत ही कम खोला जाता होगा, शायद सालों में एक बार, जब कभी कोई बहुत जरूरी गहना या कैश निकालना हो। बड़ी मुश्किल से अपनी सारी ताकत लगाकर जब मैंने ढक्कन खोला तो सामने सलीके से रखे हुए फटे पुराने कपड़े मिले। मैं बंदर की तरह उन्हें एक एक करके जल्दी जल्दी फेंकने लगा और अंदर ही अंदर बड़ी दीदी को कोसता जा रहा था। किस दिन के लिए सहेज कर रखा था ये खजाना। कभी कभी तो लगता था कि बड़ी दीदी सच में कोई जादूगरनी है, सब कुछ पहले से सोच समझकर बस मुझे तंग करने के लिए ऐसा इंतजाम किया गया है। पर तभी मेरे अंदर से आवाज आई, जैसे मेरी आत्मा कह रही हो, यही वक्त है, अब हार नहीं माननी, दीदी की सारी चालों को यहीं हराना है। तभी उन कपड़ों के नीचे एक कोने से एक और छोटा संदूक झांकता दिखा। उम्मीद की एक किरण चमकी, फौरन उसे बाहर निकाला। यही था वो संदूक जिसे बड़ी दीदी सबसे ज्यादा छुपा कर रखती थीं। उसका ताला जल्दी खुल गया, लेकिन फिर वही हाल, बस कपड़ों की पुरानी कतरने और महंगे रेशमी टुकड़े, जैसे किसी फैशन शो की बची हुई रिहर्सल हो। मन फिर उबल पड़ा, ये क्या मजाक है बड़ी दीदी। लेकिन तभी मेरी नजर एक लकड़ी के बेहद खूबसूरत और पुराने संदूकचे पर पड़ी। वो वक्त खो चुका था, पर उसमें अब भी एक चमक बची हुई थी, जैसे कोई पुरानी याद जो आज भी जिंदा है। उसे देखकर मैं खुशी से उछल पड़ा। बस अब मिला असली खजाना। पहले सोचा इसे उठाकर सीधे निकल जाऊं, लेकिन फिर दिमाग ने टोका, इतनी पुरानी चीज अगर ऐसे ही ले गया तो सबका ध्यान जाएगा। इसलिए सोचा अंदर ही खोल कर देखता हूं। शुक्र था कि इसमें कोई ताला नहीं था।
जैसे किस्मत ने खुद मेरे लिए एक दरवाजा खोल दिया हो। मैंने हौले से ढक्कन खोला और तभी मेरा दिल जैसे डूबने लगा। उस छोटे लकड़ी के संदूक के अंदर जैसे ही मैंने झांका, मेरी उम्मीदें फिर से जाग उठीं, लेकिन सामने जो था वो फिर से दिमाग घुमा देने वाला था। रंग बिरंगे धागों की पिचकी हुई गोलियां, कुछ पुराने और उलझे हुए धागों के गट्ठर, जिनके अंदर शायद कभी कोई बेशकीमती कढ़ाई की जाती रही हो। साथ में रखे थे 21 पुराने भारी बटुए, इतने जर्जर कि जैसे सदियों से किसी के इंतजार में पड़े हों। एक एक कर उन्हें खोला, मगर कुछ नहीं मिला, बस मोटे और बारीक धागों की गंध। अब तो मेरा खून खौलने लगा। सच कहूं, उस वक्त अगर बड़ी दीदी सामने आ जाती तो शायद मैं अपना सारा गुस्सा वहीं उगल देता। उन पर, उन झूठी उम्मीदों पर और इस बेहूदी तलाश पर। इतना कुछ बेमतलब था कि अगर इसे किसी के कफन में भी लपेट दिया जाता तो वो भी सोचता, भाई कुछ तो ढंग का देते। तभी कहीं दूर से मुर्गे की पहली बांग सुनाई दी और वो आवाज जैसे एक अलार्म बन गई। अब देर नहीं कर सकता था, नहीं तो बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। मैंने तेजी से बाकी चीजें टटोलनी शुरू की और तभी कपड़ों के बीच से मुझे एक पुराना घिसा पिटा कपड़े का बटुआ मिला। उसकी गांठें इतने सालों से जमी हुई थीं कि खोलने में जान निकल गई, मगर जैसे ही खोला, अंदर से निकली एक लोहे की रॉड, लगभग 4 उंगल लंबी और 1.5 उंगल चौड़ी। वो इतनी कस कर बंधी हुई थी कि जैसे कोई रहस्य अपने अंदर समेटे बैठी हो। जब मैंने उसे हिलाया तो अंदर कुछ हल्का सा खड़कता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई चीज उसमें बोल रही हो, सरक रही हो। उस वक्त उसे वहीं खोलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि बाहर निकलने का टाइम हो चुका था और खतरा सिर पर मंडरा रहा था। मैंने वो रॉड एक छोटे डिब्बे में रख दी, जिसमें कुछ पुराने जेवर, शायद कोई नेकलेस या बेशकीमती पत्थर भी छिपे हुए थे। सब समेटा और बिजली की रफ्तार से बाहर निकल आया। जैसे ही बाहर पहुंचा, समझ आया कि मैं जरूरत से ज्यादा देर कर चुका हूं। चारों तरफ हल्की भीमाई फैल चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। और ये सब कहते कहते वो अचानक चुप हो गया और उसके सारे दोस्त उसे कुछ यूं देखने लगे जैसे अब और कुछ छिपा नहीं रहना चाहिए। तभी वो फिर बोला, बस वही थी मेरी आखिरी चोरी। लेकिन यार, उस दिव्य बटुए में जो चीज मिली उसने मेरी पूरी किस्मत बदल दी। भीमा और बल्लू दोनों ने एक साथ पूछा, अरे भाई, क्या मिला था उसमें? हीरा? गोरे ने हंसते हुए कहा, या फिर सोने की लाठी? मगर वो बस मुस्कुराया और बोला, यारो, जो उसमें था उसके बाद से आज तक दोबारा कभी चोरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तक उसी से सब चल रहा है। सबका धैर्य अब टूट रहा था। बल्लू चिल्लाया, अरे अब बता भी दो, क्या था उसमें? जोगी जैसे ही कुछ कहने को हुआ, उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, असल में वो जो पुराना बटुआ मिला था ना, वो दरअसल बड़ी बेटी सूर्या की चीजों की एक पोटली थी। उसमें उसने अपनी जिंदगी की सिलाई से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी चीज सहेज रखी थी। टाइट कपड़ों के मोटे मोटे सुई धागों से लेकर बारीक, बेहद महीन और नाजुक काम में आने वाली सुइयों तक हर एक चीज बड़े सलीके से रखी हुई थी। उंगलियों में पहनने वाले पीतल के 2-3 पुरानी अंगूठी भी थीं, जिनसे वो कपड़ा खींचती रही होगी। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी दीदी ने अपने जीते जी इतनी सुइयां जमा कर ली थीं कि मैं आज तक उन्हीं से काम चला रहा हूं। और हर बार जब कोई सुई हाथ में आती है तो लगता है जैसे वो पागल बुजुर्ग औरत कहीं पीछे खड़ी होकर मुझे देख रही हो, हंस रही हो, जैसे कह रही हो, देखा, तेरी चोरियां तो आई गई होती रहीं, असली काम आया तो मेरी सुइयों का खजाना। इतना कहकर वो अचानक हंस पड़ा और उसके साथ बाकी चारों भी ठहाका लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बाद हंसी थमी तो जोगी मुस्कुराते हुए बोला, कर लो दुआएं उस बड़ी दीदी के लिए। तेरे जैसे चोर की जिंदगी में वही तो एक फरिश्ते की तरह आई थी। इस पर गोरे ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भाई, वो तेरे लिए किसी दुआ से कम नहीं थी। तभी तीसरे साथी की ओर सबकी निगाहें घूमी। आज भी हर रोज की तरह तय वक्त पर वो चारों एक जगह बैठे थे और किसी एक की कहानी सुनने को सब उतावले। वो चारों दिखते तो थे 60-65 साल के बुजुर्ग, पर उस वक्त उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे 7-8 साल के बच्चे हों जो किसी किस्सागो की बातें सुनने के लिए बेसब्र हों। बीच में एक हुक्का रखा हुआ था जो सबका ठिकाना बन चुका था। हर एक वहां से 1-2 कश खींचता
फिर अगले साथी को थमा देता। रात का चांद आसमान से अपनी ठंडी भीमाई बरसा रहा था। चारों ओर झोपड़ियों का एक छोटा सा घेरा था और उसके आसपास पेड़ों के साए ऐसे लग रहे थे मानो किसी पुराने काले सफेद स्केच में बने हों। उनकी शाखाएं और पत्तियां अलग अलग पहचान में नहीं आ रही थीं, मगर फिर भी वो सब मिलकर उस रात को और भी रहस्यमय बना रहे थे। अब तक भीमा अपनी कहानी सुना चुका था और बाकी दो साथी बेचैनी से अगली कहानी का इंतजार कर रहे थे। तो भाई, आज कौन सुनाएगा अपनी कहानी? भीमा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा और पास बैठे गोरे को एक लोटा पानी पकड़ाते हुए कहा, चलो भाई गोरे, तुम ही शुरू करो। गोरे ने सिर हिलाते हुए कहा, अरे यार, मैं नहीं, जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है ना, वो फिर से सोचकर भी अच्छा नहीं लगता। बल्लू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कैसे नहीं सुनाओगे? तुम नहीं सुनाओगे तो फिर तुम्हारे बारे में हम लोग खुद नई नई कहानियां बना लेंगे। भीमा भी हंस पड़ा और बोला, क्यों भाई गोरे, जब दूसरों की राज की बातें सुनने बैठते हो तो अपनी बारी में मुंह क्यों छुपा रहे हो? चलो बताना शुरू करो। गोरे ने झेंपते हुए कहा, ठीक है यार, सुना दूंगा, पर आज छोड़ो, किसी और दिन सुना दूंगा। तभी जोगी बीच में बोल पड़ा, अगर कह रहा है कि नहीं सुनाएगा तो छोड़ दो, जबरदस्ती क्यों करनी? सबने सिर हिलाया और अब निगाहें बल्लू की तरफ घूमी। भीमा ने कहा, अच्छा भाई, अब तुम्हारी बारी है। बल्लू, अब तुम सुनाओ। थोड़ी देर तो बल्लू हिचकिचाता रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सुनो भाइयों, बात यह है कि असल में मैं और भीमा जैसा चोर नहीं था, इसलिए मेरी कहानी उतनी मजेदार नहीं लगेगी तुम्हें। गोरे ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों भाई, मूड खराब करने की कसम खाई है क्या? बल्लू ने हाथ उठाकर रोकने की कोशिश की। सुनो तो सही, मैंने कभी भी मिलकर प्लान बनाकर कोई चोरी नहीं की, न ही कभी किसी पैसे या सोने चांदी के लालच में। जब कुछ काम नहीं मिलता था, पेट भरने को कुछ नहीं होता था, तब मजबूरी में चोरी करता था। ऐसा नहीं था कि हर दिन चोरी करता, साल में एक दो बार, और हर बार खुद से वादा करता कि अब नहीं करूंगा। लेकिन भाई, जब शिकार में खून की बू आ जाती है ना, तो फिर वापस जाना मुश्किल हो जाता है। वो बोलते बोलते थोड़ा थम गया। उस आग के पीछे छिपी राख अब भी उसकी आंखों में झलक रही थी। बाकी चारों उसकी आंखों में झांकते रहे। उस चुप्पी में भी एक कहानी थी। जोगी थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर धीमे स्वर में बोलने लगा, तो भाई, उस वक्त मैं एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रहा करता था। बल्लू ने वहीं से बात आगे बढ़ाई। हाँ, मगर वो कोई ऊंचा पहाड़ नहीं था, बस एक सीढ़ीदार रास्तों वाला इलाका था। मैं जिस घर में रहता था वो एक छोटे से कोठेनुमा मकान के ऊपर बना था। नीचे लाला जी की एक पुरानी सी दुकान थी और उसी दुकान में लाला जी का पूरा परिवार भी रहता था। हमारे घर के आगे कुछ दूर घना जंगल शुरू हो जाता था, जिसमें कई छोटे रास्ते थे, मिट्टी से बने, पेड़ों की जड़ों से घिरे हुए, जैसे कोई फिल्म का सीन हो। उस इलाके में ज्यादा लोग नहीं थे और बाकी पहाड़ी इलाकों की तरह वहां भी चोरी जैसी घटनाएं बहुत कम सुनने में आती थीं। लेकिन उस छोटे से प्यारे मकान के अलावा किसी और घर में कुछ खास मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। बल्लू की आवाज में अब थोड़ी दिलचस्पी आ गई थी। मैं अक्सर देखा करता था, उस घर में जो साहब आते थे, 2-4 दिन रुकते और फिर चले जाते, वो कोई आम इंसान नहीं लगते थे। उनके सिर पर एक मोटा सा गोल टोपीनुमा साफा होता था, जो दूर से ही चमकता था, जैसे उसमें सोने की महीन सी लकीरें बुनी हों। ऊपर से लंबा कोट, अंदर सफेद कुर्ता और नीचे भारी भरकम सलवार जैसी पतलून, और उनके जूते भी इतने चमकदार होते कि धूप में आंखें चैंधियां जाएं। वो जब भी आते, पूरे गांव में जैसे कोई मेहमान नहीं, राजा आया हो। उनके बच्चे जब आते तो वो भी बढ़िया पैंट शर्ट और चमचमाते जूते पहनकर घूमते थे। उस घर में आम दिनों में एक उम्र दराज महिला और करीब 15 साल की एक लड़की रहा करती थी। औरत को तो बहुत कम लोग देखते थे, वो कभी बाहर नहीं निकलती थी। सारा काम, सब्जी लाना, दूध लाना, सब वही लड़की करती थी। लेकिन भाई, जो बात मुझे हमेशा हैरान करती थी वो ये थी कि उस घर में कभी किसी ने चोरी की कोशिश नहीं की। कोई डर नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं, जैसे सब खुला पड़ा हो। दरवाजा भी कभी कभी खुला रहता, कोई गार्ड नहीं, कोई कुंडी नहीं।
शायद उस खान साहब का रुतबा ही ऐसा था कि लोगों को खुद डर लगता था, या फिर वो घर किसी रहस्य से घिरा था जो किसी को पास नहीं आने देता था। लेकिन भाई, मुझे पूरा भरोसा था कि उस घर में इतना कुछ जरूर मिलेगा कि अगले 1-2 साल मेरी जिंदगी आराम से कट सकती है। एक दिन थोड़ी जानकारी निकालने के लिए मैंने लाला जी से पूछा, लेकिन उनका चेहरा तो जैसे एकदम फक्क पड़ गया, जैसे किसी खतरनाक इंसान के नाम का जिक्र कर दिया हो। वो धीरे से बोले, अरे तुम खान साहब की बात कर रहे हो? अरे भैया, वो तो इस इलाके के बहुत बड़े अमीर आदमी हैं। बस 1 साल हुआ है यहां आए हुए, पर उनका रुतबा देखो, लगता है जैसे बरसों से यहां राज कर रहे हों। मैंने उनकी हां में हां मिलाई, लेकिन मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मगर वो करते क्या हैं? मैंने थोड़ा और कुरेदते हुए पूछा। लाला जी ने इधर उधर देखा और बोले, इन्होंने जंगल के पास की जमीन का ठेका लिया है, ज्यादातर वहीं रहते हैं, और जब टाइम मिलता है तो 1-2 दिन के लिए इस घर में रुकते हैं। मैंने फिर पूछा, और उनके बच्चे? तो बोले, अरे नहीं नहीं, यहां कोई अच्छा स्कूल वूल तो है नहीं, तो अपने बच्चों को दिल्ली भेज दिया है पढ़ने के लिए, किसी बड़े स्कूल में, वहीं रहते हैं। यह सुनते ही मेरे मन में पक्का हो गया कि ये खान साहब वाकई किसी बड़े रसूख वाले इंसान हैं। आखिर 3-3 बच्चों को दिल्ली में पढ़ा रहे हैं और यहां जंगल का इतना बड़ा काम संभालते हैं। फिर क्या था, जैसे ही वो 2-3 दिन बाद फिर अपने ठेके वाले काम पर निकले, मैंने उसी शाम फैसला कर लिया कि आज रात कुछ करके ही मानूंगा। अंधेरा होते ही मैं उस घर की ओर बढ़ा, और सच कहूं तो अंदर जाना उतना मुश्किल नहीं था। घर छोटा था, बस 2 कमरे और एक खुला बरामदा, पर उस सन्नाटे और पेड़ों की सरसराहट के बीच वो घर भी किसी खौफनाक रहस्य की तरह लग रहा था। कि अंदर पहुंचकर मैं कुछ देर बरामदे में चुपचाप बैठा रहा, ताकि आंखें अंधेरे में देखने की आदत डाल सकें। बाहर का सन्नाटा जैसे सांस रोककर खड़ा था, और अंदर का माहौल भी कुछ अलग ही था। न कोई हलचल, न कोई आवाज, एक अजीब सी चुप्पी चारों तरफ फैली हुई थी। जल्दी ही अंधेरा गहरा गया और मेरी आंखें भी कुछ कुछ देख पाने लगीं। मैंने ध्यान से देखा, एक कमरे में मां और उसकी बेटी गहरी नींद में थीं। कमरे में एक लकड़ी का पुराना पलंग था और उसके नीचे 2 अटैची रखी थीं। दूसरे कमरे में एक बड़ी चौकोर टेबल के अलावा कुछ और भी रखा था। 2-3 छोटे संदूक और 2 बड़े बक्से, जिनमें से किसी में भी ताला नहीं लगा था। यह देखकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। इतने बड़े अमीर के घर में ताले का कोई नामो निशान नहीं। फिर मैंने सोचा, चलो इसी बहाने मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बिना वक्त गंवाए मैंने संदूकों को टटोलना शुरू किया। एक एक करके कपड़े निकाले, पर कपड़ों के अलावा कोई जेवर का डिब्बा, कैश बॉक्स, कुछ भी वैसा हाथ नहीं आया जिसकी मुझे तलाश थी। तभी एक कपड़ा हाथ में आया, रेशमी, भारी, जैसे उस पर कुछ चमकता हुआ खड़ा हो। मैंने छूकर महसूस किया, उस पर सलमा सितारे की तरह का सुनहरा वर्क था। उस वक्त मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये कोई आम कढ़ाई नहीं है, ये जरूर असली सोने के तारों वाला कपड़ा होगा। मैंने वो सारे कपड़े अलग रख लिए। फिर मेरी नजर दीवार पर टंगे एक पुराने भारी से पीतल के घंटे पर पड़ी। बिना देर किए उसे भी उतार लिया और धीरे से बरामदे में जाकर बड़ी खाट के नीचे खिसका दिया, ताकि निकलते वक्त आसानी से ले जा सकूं। अब मेरी निगाह वापस पहले कमरे की उन 2 अटैचियों पर टिक गई। मेरे दिल में एक ही बात थी, उस औरत ने अगर अपने गहने और कैश कहीं तो रखा होगा, शायद यहीं रखा होगा, और अब वक्त आ गया था सच जानने का। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि इन दोनों अटैचियों को कपड़ों के ढेर में छुपाकर धीरे से लेकर निकल जाऊंगा, क्योंकि साइज में ये ज्यादा बड़ी नहीं थी। मैं धीरे धीरे जमीन पर रेंगता हुआ फिर से कमरे में घुसा और एक अटैची उठाकर बरामदे तक ले आया। जैसे ही उसे कपड़ों पर रखने ही वाला था, न जाने क्या हुआ। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा था, या शायद ईश्वर ने चाहा कि ये अधूरी चोरी मेरी आखिरी चोरी बन जाए। मेरा पैर खाट से टकरा गया और खटाक की तेज आवाज के साथ वो एक तरफ झूल गई, फिर सीधे दीवार से जा टकराई। उसका एक पाया पहले से टूटा हुआ था, जो अब चरमराते हुए बुरी तरह हिल गया। उसी पल अंदर से औरत की आवाज आई, कौन है? मेरा दिल जैसे कांप उठा।
एक पल को लगा कि अगर उसने जोर से चिल्ला दिया तो नीचे लाला जी के घर वाले जाग जाएंगे और वो तो मुझे पहचानते हैं। उस डर के बीच अचानक मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, बहन जी, मुझे खान साहब ने भेजा है कुछ मंगवाने के लिए। मुझे खुद नहीं पता वो लाइन मेरे दिमाग में कहां से आई, लेकिन शायद डर ने खुद ब खुद बोल दिया। औरत की आवाज में डर और घबराहट कम, बल्कि हैरानी ज्यादा थी। ओह, इतनी रात को? अच्छा अच्छा, बड़ी मुश्किल से आए होगे। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूं, उसने धीरे से कहा और रसोई की तरफ बढ़ गई। मैं अंधेरे में ही देख पा रहा था उसका दुबला पतला सा शरीर जो धीरे धीरे घर के कोने में बनी रसोई की ओर बढ़ रहा था। सबसे पहले उसने दीवार पर टंगे पुराने दिए में माचिस से आग जलाई और फिर कुछ बड़बड़ाती हुई बोली, बेचारा कैसे आया होगा, बेटा तब तक बैठ जाओ चारपाई पर। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और जैसे ही उसकी पीठ मेरी तरफ हुई, मैंने बिना कुछ सोचे, बिना एक पल गंवाए फौरन भागने का फैसला कर लिया। मैं पूरी जान लगाकर दरवाजे की तरफ भागा, हांफता हुआ, बेसुध सा। लेकिन अचानक याद आया, अरे ये क्या कर दिया मैंने। गलती से वो गठरी उठा ली थी जो मजाक में उठा ली थी, पर अब उस वक्त वो मजाक नहीं, एक बड़ा बोझ बन गई थी। इतना वक्त ही कहां था कि मैं समझदारी से कपड़ों को समेट पाता, और जो मेरे हाथ में था वो किसी चोरी का सामान नहीं, मेरी घबराहट और पाप का बोझ लग रहा था। भागने के बजाय मैं एकदम दीवार से चिपककर अपनी सांसा साधे चुपचाप खड़ा हो गया। इसलिए नहीं कि डर नहीं था, बल्कि इसलिए कि अगर शोर हुआ और लाला जी बाहर निकल आए तो मैं पकड़ा जाता और फिर सब खत्म। थोड़ी देर तक सन्नाटा पसरा रहा, जैसे पूरा घर सांस रोके सुन रहा हो। तभी ऊपर से एक आवाज आई, अरे भैया कहां चले गए, कुछ खा पी लो पहले। और फिर कुछ देर की खामोशी के बाद किसी छोटे बच्चे की डरी डरी सी आवाज गूंजी, मां जी कहां हो आप, मुझे डर लग रहा है। और जवाब मिला, मैं यहीं हूं बेटा, तुम्हारे बाबूजी का भेजा हुआ कोई आदमी आया था, पता नहीं कहां चला गया। बच्ची फिर बोली, मां जी आ जाओ ना प्लीज, बहुत डर लग रहा है। उस बच्ची की आवाज में जो मासूमियत और डर था, उसने मेरे भीतर कुछ हिला सा दिया था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजा बंद होने और कुंडी चढ़ाने की आवाज आई, और फिर जैसे कोई अंदर से बड़बड़ा रहा हो, अरे ये तो जैसे चोरी करने नहीं, किसी देवी के दर्शन करने गया था। एक अजीब सी हंसी और हैरानी की मिली जुली फीलिंग उस आवाज में थी। लेकिन सच कहूं तो वो औरत, वो कोई आम औरत नहीं थी, वो सच में किसी देवी जैसी ही थी। इतनी सादगी, इतनी शांति, आधी रात में भी बिना किसी डर के किसी अजनबी को दरवाजा खोल देना कौन करता है ऐसा। और जब उसने मुझे देखा तो न शक किया न सवाल, बस यही कहा, थक गए होंगे, बैठो, पहले थोड़ा पानी पी लो। वो औरत, उसकी बातों में एक अजीब सा अपनापन था, जैसे किसी पुराने रिश्ते की याद हो, कोई मां, कोई बहन या कोई भूली बिसरी दोस्त। सच कहूं तो जब मैंने उसके घर से वो गठरी उठाई और बाद में याद आया कि शायद वो देख रही होगी, तो लगा जैसे मैं किसी बहुत बड़ी गलती से गुजर आया हूं। उसके चेहरे की सच्चाई, उसकी मासूमियत अब मेरी आंखों से हटती ही नहीं थी। कई बार सोचता था, क्या वो मुझे पहचान गई होगी, क्या उसने जान लिया होगा कि मैं कौन हूं, और अगर जान भी लिया हो तो क्या उसने कुछ कहा? नहीं, शायद वो चाहती ही नहीं थी कि मैं शर्मिंदा हूं, इसलिए चुप रही। सच कहूं तो उस रात चोरी तो मैंने की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मेरे साथ रह गई वो थी उस औरत की नजरें और उसकी खामोशी, जो हर बार मुझे आईने की तरह दिखा जाती थी कि मैं कितना गिर गया था। मैं पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन जाते जाते कुछ कपड़े और एक गठरी हाथ में ले ली। शायद बिना सोचे या फिर शायद डर में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह मजाक बन गया था या फिर पाप की गठरी उठाई थी, क्योंकि उस वक्त वो अटैची नहीं, मेरे हाथ में मेरी घबराहट और गलती की पूरी कहानी थी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि खान साहब और उनकी पत्नी दोनों बहुत सीधे सादे इज्जतदार लोग हैं। बल्लू ने भी पूरे यकीन से कहा, भाई वो लोग बड़े सच्चे इंसान हैं। मुझे धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी। पहले कभी वो किसी बड़े जंगल के ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन अब हालात ने उन्हें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां उनके पास कुछ पुराने साथियों और 2-4 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। अब वो ठेकेदार नहीं थे,
बस किसी छोटे से जंगल के देख रेख का छोटा सा काम मिल गया था। उनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वो जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसे भी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देते थे। मगर कमाल की बात यह थी कि उनकी सादगी में भी एक रॉयल टच था। उनके कपड़े हमेशा साफ, इस्त्री किए हुए, कॉलर एकदम सेट और चाल में एक अलग सी शालीनता होती थी। कई बार लगता था कि चाहे वो एक वक्त का खाना छोड़ दें, लेकिन कपड़ों की चमक और अपनी इज्जत में कोई कमी नहीं आने देते। जब वो रास्ते से गुजरते तो लोग देखते रह जाते। लोग आपस में बातें करते कि देखो, खान साहब अभी भी कितने ठाट बाट वाले लगते हैं। मैं वहीं खड़ा खुद से सवाल कर रहा था, एक वो हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए जी रहे हैं, और एक मैं हूं जो पेट भरने के लिए अपनी इज्जत तक बेच चुका हूं। एक तरफ वो औरत जो किसी देवी की तरह थी कि जिसके मन में कोई छल, कोई गंदगी नहीं थी, और दूसरी तरफ मैं जो किसी अच्छे इंसान के घर में घुसकर चोरी करने चला गया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं कितना गिर चुका हूं, कितना छोटा और घटिया हो गया हूं। उसके बाद जब भी मन में दोबारा चोरी का ख्याल आता तो मेरी आंखों के सामने उसी औरत का चेहरा आ जाता। उसका भोला भाला चेहरा, उसकी मासूम सी आवाज जैसे कह रही हो, थक गए हो ना बेटा, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूं। और बस ये उसी देवी की छाया थी, उसी की कृपा थी कि मैं फिर कभी चोरी के धंधे की तरफ बढ़ ही नहीं सका। जैसे उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी हो। शाम ढलने के साथ ही चौथे साथी ने जल्दी जल्दी खाना बनाया और फिर चारों दोस्त अपने अपने स्थान संभालकर एक जगह बैठ गए। बीच में मिट्टी का दिया जलाया गया। हल्की भीमई उनके चेहरों को थोड़ी रहस्यमयी चमक दे रही थी। एक बोला, चलो भाई, अब तुम शुरू करो अपनी राम कहानी। गोरे ने थोड़ी देर चुप रहकर गहरी सांस ली और बोला, देखो दोस्तों, मैं फिर कहता हूं, मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुम लोगों की तरह मेरी कहानी कोई बहुत मजेदार नहीं है। उल्टा जब याद आती है तो खुद को लेकर शर्म सी महसूस होती है। भीमा ने हल्की हंसी और थोड़े तंज के साथ कहा, अरे अब छोड़ो भी ना, तुम्हारी कहानी भी सुनी जाएगी। हम सब यहां मजे लेने बैठे हैं, कोई जजमेंट पास करने नहीं। बल्लू भी बोल पड़ा, हां भाई, अब तो सुना ही डालो। गोरे ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, ठीक है, तो फिर सुनो। असल बात यह है कि मेरी आखिरी चोरी ने मुझे इस कदर हिला दिया था कि कई सालों तक खुद को आईने में देखने से भी डरता रहा। तभी किसी ने हंसते हुए पूछा, अरे तो क्या इतनी बुरी मार पड़ी थी? गोरा बोला, नहीं भाई, बात मार की नहीं थी, वो सारा बोझ मेरे अंदर था। मैंने अपने ऊपर जो किया वो किसी भी सजा से ज्यादा भारी था। 1-2 साल की जेल की सजा भी उसके सामने कुछ नहीं थी। बल्लू ने हौसला बढ़ाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब ज्यादा सोच मत, बस शुरू कर दो। गोरा बोला, जो रंग तुम मेरे चेहरे पर देख रहे हो ना, इसी को सूरजमुखी कहा जाता है। मेरा रंग बचपन से ऐसा ही था और बाल भी एकदम सफेद। शायद इसी वजह से मां बाप ने मेरा नाम गोरा रख दिया। बचपन में मुझे लोग देसी अंडा कहकर चिढ़ाते थे। खैर, बात है मेरी आखिरी चोरी की। वो एक पास के गांव के जमींदार के घर की थी। उनके घर के एक हिस्से में कच्चा चमड़ा रखने का गोदाम था और बाकी हिस्से में वो खुद रहते थे। कह सकते हो कि पक्की ईंटें कम थीं और मिट्टी की दीवारें ज्यादा। मुझे पता चला कि जमींदार ने अपनी जमीन का छोटा टुकड़ा बेचा है और घर में 2 लाख रुपए आए हैं। बस फिर क्या था, मेरी नजर वहीं अटक गई। मुझे दीवारों पर चढ़ने, मुंडेरों से फिसलकर अंदर जाने और सलाखों से सरक कर निकलने में गजब की कला थी, जैसे कोई पर्वतारोही एक्सपर्ट हो। रात के अंधेरे में पूरी तैयारी के साथ मैं उनके घर में दाखिल हुआ। अंधेरे में टटोलते हुए जब हाथ एक मटकी से टकराया तो समझ गया यही है माल। वो मटकी छप्पर के पास झोंपड़ी के सबसे कोने में लटकी थी, वहीं जहां अक्सर सब्जी या रोटी टांगी जाती है ताकि बिल्ली ना खा जाए। लेकिन इस बार उस मटकी में सब्जी नहीं, नोटों की गड्डियां थीं। मैं नोटों को छू ही रहा था कि अचानक रुक गया। कुछ आवाजें आने लगीं। थोड़ी देर चुप्पी छाई रही और फिर एक बोला, फिर क्या हुआ? गोरा हल्की सांस भरते हुए बोला, असल में काम तो पूरा हो गया था, लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर चोरों के साथ होता है, लालच, और शायद वही पुरानी बात भी।
जब शैतान उंगली दिखा दे तो आदमी पूरा खिंच जाता है, और मैं भी खिंच गया। जैसे ही मैंने बाकी हांडियों की तलाशी लेने का सोच लिया, चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। मगर एक चोर के लिए अंधेरा कोई रुकावट नहीं होती, बल्कि एक मौका होती है। उनकी आंखें तो जैसे रात के जानवरों जैसी होती हैं, हर चीज साफ नजर आती है। तो हुआ यूं कि जब मैं एक और हांडी की तलाशी लेकर थोड़ा तेजी से उठा, तभी मेरा माथा पास में लटक रही किसी भारी चीज से जोर से टकरा गया। उस चीज पर पहले से रखी हुई एक हांडी मेरे सर से बहुत जोर से टकरा गई, और चारों तरफ एक साथ कई अजीब आवाजें गूंज उठीं, जैसे किसी पुराने खंडहर में बर्तन गिर गए हों। तभी बाईं ओर मुझे कुछ गाढ़ा चिपचिपा सा बहता हुआ महसूस हुआ, जो धीरे धीरे मेरी गर्दन की तरफ आ रहा था। घबराहट में मैंने बाएं हाथ से उसे छूने की कोशिश की, पर डर ऐसा कि पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। बिना वक्त गंवाए मैं कोने की तरफ दौड़ा और वहां अंधेरे में खुद को छुपा लिया। लेकिन रुपयों की गड्डियां अब भी मेरी बगल में कसकर दबी थीं। किसी तरह हिम्मत जुटाई और छुपते छुपाते उस टूटे से घर से बाहर निकल आया, और अंधेरे में ऐसे गायब हुआ जैसे पानी में गिरा पत्थर। ये सब बताते हुए गोरा थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। बाकी तीनों उसे टकटकी लगाकर देख रहे थे, जैसे अगले शब्दों में कोई बड़ा रहस्य छुपा हो। तब जोगी बोला, फिर क्या हुआ? गोरे ने गहरी सांस ली और बोला, असल में मेरी असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, और यही वजह बनी कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर रुककर उसने पूछा, तुम में से किसी ने चपलाश नाम की चीज का नाम सुना है? हाँ, लगता है सुना है। ये शायद जंगल में उगने वाला कोई पेड़ होता है, जिससे गहरा और पक्का रंग निकलता है। गोरा हल्की मुस्कान के साथ बोला, बिल्कुल सही कहा, और सच कहूं तो उसी पेड़ से निकला मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, जो बाद में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। अब सोचता हूं तो लगता है वो दुश्मनी नहीं, बल्कि भगवान का भेजा एक इशारा था। भीमा बेसब्र होकर बोला, यार, अब पहेली मत बुझाओ, सीधी बात करो, असली बात बताओ। गोरा धीरे से बोला, उस चपलाश पेड़ की छाल से जो रंग बनता है ना, वो हमारे गांव में कच्चे चमड़े पर चढ़ाया जाता था। तुमने वो गाढ़ा काला या सुर्ख लाल रंग वाला चमड़ा देखा होगा ना? वो रंग इतना पक्का होता है कि जानवर की खाल में पूरी तरह समा जाता है, और अगर वो रंग न चढ़े तो समझो खाल बेकार। इतना कहकर गोरा फिर चुप हो गया, जैसे उसकी आंखों के सामने कोई भूला हुआ दृश्य चलने लगा हो। एक पुराना कमरा, खाल के ढेर, चपलाश की महक, और कुछ ऐसा जिसने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जैसे ही मैंने गोरे से पूछा, अच्छा, अब ये बताओ कि फिर क्या हुआ, वो गहरी सांस लेकर बोला, हाँ तो सुनो। जैसे ही मैं गांव की आबादी से बाहर निकला, सुबह होने ही वाली थी। अंधेरा अब भी था, पर अचानक मुझे अपने चेहरे के बाईं तरफ जबरदस्त जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने मिर्ची पोत दी हो। जब खाल को छुआ तो वो रगड़ वाली, सख्त और खुरदरी सी लग रही थी। चेहरे का वो हिस्सा अब पहले जैसा नहीं लग रहा था, कुछ अजीब सा खिंचवा, जैसे त्वचा में अंदर से कुछ टूट रहा हो। प्यास से गला सूख रहा था, पर चेहरे में जलन के मारे कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। मैंने तुरंत गांव से दूर एक घनी झाड़ी में जाकर खुद को छुपा लिया। वहीं बैठकर इंतजार करने लगा भीमाई का। और फिर जैसे तैसे सुबह की हल्की धूप फैली। मैं वहीं से निकलकर ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत में घुस गया। वहां दूर से कुछ औरतें दिखीं, शायद खेतों में काम करने आई थीं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, वो चीखती हुई उल्टे पांव भाग गईं। मैं हैरान रह गया, चारों तरफ देखा, कोई और तो नहीं था। फिर समझ आया कि डरने की वजह सिर्फ मैं ही था। तभी मेरी नजर अपने बाएं हाथ पर पड़ी, जैसे किसी ने बिजली गिरा दी हो। बाजू से लेकर उंगलियों तक पूरा हाथ एक तरफ से बिल्कुल काला पड़ चुका था, और उस कालेपन के बीच मेरी गोरी चमड़ी पर खून के धब्बे भयानक लग रहे थे। अब सब समझ में आ गया। वो जो हांडी मेरे सिर पर फूटी थी, उसमें गाढ़ा काला रंग भरा था। वही मेरे चेहरे और हाथ पर फैल गया था, और शायद इसी वजह से वो औरतें मुझसे डरकर भाग गई थीं। अब तो प्यास भी हद से ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने पानी की तलाश शुरू कर दी। तभी मुझे एक खेत की नाली में तेजी से बहता हुआ पानी दिखा, बिल्कुल साफ और ठंडा। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, तभी एक कुत्ता अचानक मुझ पर भौंकता हुआ झपटा, और उसके पीछे पीछे 3-4 और कुत्ते जाने कहां से निकल आए। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया।
उस वक्त समझ में आया कि मेरी शक्ल इतनी डरावनी हो चुकी थी कि अब इंसान ही नहीं, जानवर भी मुझसे डरने लगे थे। जैसे तैसे मैं खुद को संभालता हुआ दोबारा झाड़ियों की तरफ भागा। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी भी तरह इस रंग को अपने चेहरे और हाथ से मिटाकर फिर से इंसान जैसी शक्ल पाना। मैं एक मोटा सा पत्थर उठाकर झाड़ी से निकला और नाली की ओर वापस गया। खेत में अभी भी पानी बह रहा था और नाली के कुछ गड्ढों में तो पानी इतना साफ जमा था कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। मैं प्यास से पूरी तरह बेहाल था, गला सूख कर जैसे जलने लगा था। जमीन पर झुककर जैसे ही मैंने नाली के जमा पानी को पीने के लिए होंठों तक लाना चाहा, उस शांत ठहरे हुए पानी में अपना चेहरा देखा, और जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। चेहरे का बायां हिस्सा बिल्कुल काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मोटी परत में काजल पोत दिया हो, और दाईं तरफ वही पुराना मेरा जाना पहचाना गोरा चेहरा। वो देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गया, जैसे होश उड़ गए हों। झटपट मैंने कुछ घूंट पानी पिया, हलक को थोड़ा राहत मिली, लेकिन उसके बाद फौरन मुंह हाथ धोना शुरू किया। उम्मीद थी कि शायद कुछ असर कम हो जाए, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैंने देखा कि हाथ की खाल पर लगा रंग जरा सा भी हल्का नहीं हुआ था। एकदम गाढ़ा, पक्का काला, जैसे चिपक गया हो। उसी पल समझ आ गया कि मेरे चेहरे की हालत भी इससे अलग नहीं होगी, शायद और भी खराब, क्योंकि रंग तो सीधे मेरे सिर और चेहरे पर गिरा था। अब तो मैं पागलों की तरह खुद को मिट्टी से रगड़ने लगा, कभी पत्थर से चेहरे को खुरचने लगा, लेकिन 10-15 बार रगड़ने के बाद भी रंग जस का तस पक्का हो चुका था। अब समझ आ गया कि ये तो कभी नहीं छूटेगा। पानी तो जैसे तैसे पी लिया, पर अब भूख अपना असर दिखाने लगी थी। पेट में मरोड़ सी उठने लगी। वहीं पास में वो पोटली पड़ी थी जिसमें शायद हजारों रुपए के नोट थे, लेकिन मैं भूखा बैठा था और वो पैसे मेरे लिए सिर्फ मिट्टी के ढेर जैसे थे, बेकार, बेमतलब। उस वक्त ये बात भी साफ हो गई कि अब मैं अपने गांव या किसी इंसानों की बस्ती में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पहुंचा तो लोग मुझे कोई इंसान नहीं, कोई भूत या पागल समझेंगे, और फिर जैसे वो औरतें भागी थीं वैसे ही बाकी लोग भी मुझे देखकर पत्थर मारेंगे, भगाएंगे। अब मेरी पूरी दुनिया जैसे उलट गई थी। उस पोटली में जो चोरी का पैसा था, अब वो भी मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं था। गोरा यहां तक कहकर चुप हो गया। उसके साथी भी कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, शायद सोच में डूबे हुए। फिर उनमें से एक ने धीरे से पूछा, तो फिर दुनिया कैसे बदली? कैसे हालात बदले? कितने दिन ऐसे ही बीते? गोरे की आंखों में एक थकान सी थी, लेकिन उसने जवाब दिया, 1-2 दिन नहीं, बरसों यूं ही बीते। मैं इंसानों से ही नहीं, जंगली जानवरों से भी छुपकर जी रहा था, कभी खेतों में, कभी जंगलों के बीच। पत्ते, जड़ें, छाल, जंगली फल, जो कुछ मिलता वही खाता। सूरज डूबने के बाद मेरा दिन शुरू होता था और सुबह होने से पहले फिर मैं कहीं छुप जाता था। वो पोटली जिसमें चुराए हुए नोट थे मेरे लिए अब भी कोई खजाना नहीं, बल्कि बोझ बन गई थी। एक दिन भूख के मारे पागल होकर मैंने वो नोट फाड़कर हवा में उड़ा दिए। और रंग, वो कैसे उतरा, कैसे बदली ये हालत? फकीर ने बेचैनी से पूछा। गोरे की आंखें आसमान की तरफ उठीं। वो सब ईश्वर का आशीर्वाद ही था। शायद उसे मेरी हालत पर तरस आ गया, या फिर मेरी सजा पूरी हो चुकी थी। वो रंग जिसने मेरी सूरत छीनी थी, उसी रंग ने मुझे सबसे बड़ी सजा दी थी। बहुत सालों बाद जब मैंने अपने सीधे हाथ को देखा तो लगा जैसे वहां की जली हुई चमड़ी अब वैसी नहीं रही, जैसे वक्त ने उसे धीरे धीरे ठीक कर दिया हो। पता नहीं कितने बरस बीते होंगे, लेकिन पहली बार मेरे दिल में एक भरोसा जगा कि अब दोनों हाथों का रंग एक जैसा हो गया है, और शायद मेरे चेहरे की हालत भी सुधर गई होगी। गोरा थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, सच बताऊं तो उस आखिरी चोरी के बाद मुझे एक और बड़ी वारदात करनी पड़ी, लेकिन तुम उसे शायद डकैती कहोगे। यह सुनकर भीमा चौंक गया। क्या मतलब? मतलब ये कि, गोरे ने कहा, मेरे कपड़े पूरी तरह फट चुके थे, एकदम बोझिल, जैसे बदन पर चिथड़े लटक रहे हों। मैं जानना चाहता था, क्या लोग अब भी मुझे उसी नजर से देखेंगे जैसे पहले दिन देखा था? भीमा ने उत्सुकता से पूछा। फिर किया क्या तूने? एक दिन मैं एक सूना रास्ता पकड़कर छिप गया। दोपहर की खामोशी थी।
तभी एक आदमी उधर से आया, अकेला, कुछ अच्छे कपड़े पहने था। मैं उसके सामने एकदम आ खड़ा हुआ और यकीन मानो उसे मेरी शक्ल देखकर वैसे ही डर लगा जैसे किसी को भूत देखकर लगता है। पहले तो दिल किया कि उसे गले लगाऊं और बोलूं, भाई डर मत, लेकिन फिर न जाने क्यों मैंने उससे उसके कपड़े ले लिए और बस, उससे और कुछ नहीं लिया। सिर्फ एक कुर्ता और उसकी बनियान जैसी एक चीज जो सीने तक फूली हुई थी। बाकी सब वैसा ही छोड़ दिया। पहली बार उन्हीं कपड़ों में मैं इस गांव में दाखिल हुआ। गांव के वैद्य ने जब मेरा चेहरा और उसका रंग देखा तो उन्होंने बताया कि उनके पास इस रंग को उतारने का इलाज है, और फिर उन्होंने मुझे फिर पहले जैसा कर दिया। गोरा ये कहकर चुप हो गया। उसके साथी भी कुछ देर तक सोच में डूबे रहे, जैसे अब कहानी फकीर की तरफ घूम गई थी। फिर फकीर से किसी ने कहा, चलो बाबा, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, तुम्हारे अंदर वो कौन सी ताकत आई जिसने तुमसे चोरी छुड़वा दी? फकीर मुस्कुराया, अरे वो कोई बाहर वाला देवता नहीं था, वो मैं खुद ही था। सब चौंक गए, लेकिन वो बोला, शायद तुम लोगों को मेरी कहानी में मजा ना आए, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं सुनाता हूं। वक्त तो ऐसे निकल गया जैसे मुट्ठी से रेत, और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो सोचता हूं, जिस दिन मैंने आखिरी चोरी की थी उस दिन मेरे बाल पूरी तरह काले थे, और अब देखो एक भी काला बाल नहीं बचा। बात यह थी कि जब मैं चोरी करता था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूं, जैसे किसी मशीन की तरह बस अपना काम करता चला जाता था। मगर एक दिन जब खुद अपनी ही आंखों से देखा, किसी मासूम की टूटी हुई आंखों में डर, दर्द और बेबसी, तो कुछ चुभ गया दिल में, और बस उसी दिन जैसे अंदर कुछ टूट गया। फिर कभी उस काम की तरफ देखा भी नहीं। सच कहूं तो बहुत दिन तक खुद से ही नफरत हो गई थी, यहां तक कि अपना असली नाम लेना भी छोड़ दिया और खुद को जोगी बुलाने लगा। और हां, कुछ साल तो ऐसा भी गुजरा जब मैं सच में फकीर बन गया था। खाने को नहीं, सोने को जगह नहीं, बस जिंदा था, लेकिन हर सांस में पछतावा लेकर। उस दिन की बात ही कुछ और ही थी। एक वक्त था जब जंगलों की धूल और पेड़ों की परछाइयां मेरी दुनिया बन चुकी थीं। इंसानों से दूर, खुद से भी थोड़ा दूर, बस जिंदगी किसी भटकी हुई कहानी जैसी लगती थी। लेकिन एक दिन उस जंगल से लगे गांव में एक हलचल सी शुरू हुई। रब्बी की फसल कटने के बाद एक गरीब किसान के घर उसकी बेटी की शादी की तैयारी हो रही थी। उस किसान के बहुत छोटा सा खेत था। दिन भर खेत में काम करता, मजदूरी करता और किसी तरह अगले फसल तक का सफर काटता। उसके घर से अब ढोलक की थाप और औरतों के गीतों की आवाजें आने लगी थीं। खुशी की आहट थी, पर मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसी शाम वो किसान 2-3 गांव वालों के साथ शहर गया था शादी का सामान लाने। जब लौटे तो बैलगाड़ी में तांबे पीतल के बर्तन, कपड़े की गठरियां, मिठाइयों के डब्बे और मेहमानों के लिए खास इंतजाम थे। मैंने सब देख लिया और वो भी जान लिया कि बारात कब आएगी। फिर क्या, चोरी की वो रात आ ही गई। शादी के एक दिन पहले रात के अंधेरे में मैं दबे पांव उस घर में घुसा। दुल्हन के चांदी और सोने के गहने, कुछ मेहमानों की पोटलियां और करीब 70,000 रुपये चुपचाप निकाल लिए और गांव के बाहर एक पेड़ के खोखले तने में छुपा दिए। उस वक्त मेरे हाथ कांपे भी नहीं, बस दिल में जीत की एक अजीब सी ठंडी लहर दौड़ गई थी। मगर असली झटका तो अगली सुबह लगा, जब मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा। ढोलक की जगह अब घर से औरतों के चीखते बिलखते रोने की आवाजें आ रही थीं। मैं ठिठक गया, जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ लोगों के साथ मैं भी उस घर की ओर गया और जो देखा वो मेरे भीतर कुछ तोड़ सा गया। किसान जमीन पर बैठा था, उसकी आंखों में गहराई तक फैला गम और चेहरा ऐसा जैसे उम्र ने अचानक 100 साल जोड़ दिए हों। किसी ने पूछा, क्या हुआ बाबा? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, बस समझ लो, आज मेरी बिटिया विदा नहीं हो सकेगी। फिर वो फूट पड़ा। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। जमीन गिरवी रखी थी, कुछ चांदी और एक पुराना सोने का हार जो उसकी मां ने संभाल रखा था, वो ही सब इंतजाम के लिए रखा था। लेकिन कल रात सब कुछ चला गया। अब मैं क्या करूं? बारात आएगी तो बिटिया को क्या पहनाऊं? दूल्हे को क्या दूं? कैसे करूं उसकी विदाई? ये सुनकर वहां खड़े लोग भी सन्न थे और मैं अंदर से टूट चुका था। पहली बार मुझे खुद से नफरत हो रही थी।
मैंने पहली बार महसूस किया कि एक चुपचाप चोरी भी किसी की दुनिया उजाड़ सकती है। उस बूढ़े किसान के आंसू मेरे सीने में चुभ रहे थे, जैसे किसी ने भीतर कुछ जला दिया हो। और शायद वहीं से फकीर बनने की शुरुआत हुई थी। उस बूढ़े की आवाज में एक गहरी थकावट थी, जैसे उम्मीदें भी अब थक चुकी हों। उसने धीमे से कहा, मान लो किसी तरह गांव वालों से मांगकर कुछ भोजन वगैरह बनवा भी लिए, तो बेटी को खाली हाथ विदा कैसे करूं, बिना जेवर के। ये कहते ही वो फपक पड़ा। उसके आंसू पलकों से लुढ़क कर उसके पुराने मैले कुर्ते को भिगोने लगे। यकीन मानो, मैंने पहली बार किसी इतने बड़े आदमी को यूं टूट कर रोते देखा था। दिल अंदर से कांप उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी छाती के बीचों बीच कोई पत्थर पटक दिया हो। मेरे अंदर कुछ हिल गया था। सोचा, अगर मैंने इस घर से खुशियां चुरा भी लीं, कुछ दिन पेट भरकर खा भी लिया, तो क्या हासिल हुआ? किसी की बेटी का विवाह, एक बूढ़े बाप की आखिरी जमा पूंजी, बहनों की खिलखिलाहट, घर के आंगन की रौनक, मैंने सब लूट ली थी। कोई अंदर से चिल्ला रहा था, तू सिर्फ चोर नहीं, उम्मीदों का हत्यारा है। तूने एक बाप की मोहब्बत, एक मां की दुआ, एक बहन की मुस्कान, सबको कुचल डाला। मेरा दिमाग झंझना रहा था, जैसे कोई बिजली भीतर से गुजर रही हो। दिल चाहा कि उसी वक्त उस किसान के पैरों में गिर जाऊं और कह दूं, माफ कर दो चाचा, मुझे जेल भेज दो, पर यह बोझ नहीं सहा जाएगा। तभी किसी ने बताया कि बूढ़ा अब बारात रुकवाने की सोच रहा है। वो अपने लड़के से कह रहा था, दूल्हे के बाप से कहना, बारात आज ना लाएं, गांव की इज्जत बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। बस जैसे किसी ने मुझे पीछे से झकझोर दिया हो। मैं तेजी से दौड़ पड़ा और उस पेड़ के खोखले से छुपाया गया सामान निकाल कर लाया। भीड़ को चीरता हुआ सीधा उस बूढ़े के पास पहुंचा। घुटनों के बल गिर गया। चाचा, मुझे माफ कर दो, मैं ही हूं जिसने चोरी की थी, लेकिन मैं सब वापस करने आया हूं। एक पल को सब चौंक गए। बूढ़े की आंखों में सूनापन था, फिर अचानक उनमें एक नमी उतर आई। मैंने वहीं पोटली, जिसमें वो सारे जेवर, कुछ पैसे और उनके अरमान थे, बाहर निकाली और कांपते हाथों से उनके सामने रख दी। भीड़ में सन्नाटा था। सबके चेहरों पर जैसे सवाल जमे हुए थे, मगर उस बूढ़े व्यक्ति ने बिना कुछ कहे मुझे सीने से चिपका लिया था। उस पल कुछ टूट कर बह गया। शायद मेरे अंदर का पश्चाताप, शायद उनकी माफी की गर्मी, या शायद गांव की सैकड़ों आंखों में उतरता भरोसा। और मैं वहां से वापस आकर उसी पेड़ के नीचे बैठा रह गया, बस यूं ही चुपचाप, खुद से सवाल करता, खुद को टटोलता। शाम होते होते गांव से फिर से ढोल की आवाजें आने लगीं, शहनाई की मधुर धुन, महिलाओं की हंसी और घर की दीवारों से टकराकर लौटती खुशियों की गूंज। और मैं कभी उस गांव नहीं लौटा, पर उस दिन मैंने खुद को पाया। वो मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा पल था, जब किसी और की खुशी में मेरी आत्मा को चैन मिला। उस दिन मैं बस चोर नहीं था, मैं एक इंसान बन चुका था, जिसने कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा लिया था। एक सीख, एक माफी और एक नया रास्ता। मैं दूर चला गया, लेकिन उस गांव की वो शाम, वो आंसू, वो माफी, सब मेरे साथ थे। और हर बार जब शहनाई की आवाज कहीं सुनता हूं, तो लगता है जैसे उस बूढ़े की आंखों से फिर कोई आशीर्वाद गिर रहा है और कोई बेटी अपनी मुस्कान पहनकर विदा हो रही है। शायद जिंदगी का मतलब भी यही है, दूसरों की खुशी में खुद की खुशी को ढूंढ लेना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर कहीं आंखें नम हुई हों और दिल में कुछ महसूस हुआ हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिए और उन्हें जरूर भेजिए जिन्हें जिंदगी में एक सच्चे एहसास की जरूरत है। और हां, अगर आप भी उन कहानियों के दीवाने हैं जो दिल को छू जाती हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी मग को। यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई सीख, एक नए एहसास के साथ। और हां, याद रखिए, जब आप किसी के आंसू पोंछते हैं, तो नीली छतरी वाला आपका भाग्य भी मुस्कुराकर लिखता है। तो फिर बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।